ओके। सो करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपना सर्वर अपाचे सर्वर कर लिया ऑन, और माइस्क्यूएल सर्वर माइस्क्यूएल ओपन कर लिया। एंड इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है। यहाँ पे टाइप करना है आपको लोकल होस्ट। एंड लोकल होस्ट टाइप करने के बाद आपको मारना है एंटर। तो ऐसा करने से होगा क्या कि ये हमारा जो जैम्प का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन हो जाता है, इसका मतलब जो हमारा जैम्प सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है। सो अब ये तो पता लग गया कि हमारा जैम्प सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है, तो हमें क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट करना है ओपन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है जहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो सी ड्राइव में जैम फोल्डर के अंदर, एंड जैम फोल्डर के अंदर एच डी डॉक्स। एंड एच डी डॉक्स के अंदर यहाँ पे हम लोग एक एक नया बना लेते हैं प्रोजेक्ट, जिसका नाम रखते हैं यहाँ पे, ओपन करते हैं इसको, एक नया फोल्डर बनाते हैं, ब्लॉग अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ठीक है। ये हम लोगों ने एक ब्लॉग अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बनाया। एंड यहाँ पे हम लोग अपना VS कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो CMD कोड स्पेस डॉट, तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू फाइल करेंगे क्रिएट। इसका नाम रख देंगे इंडेक्स। को कट कर देते हैं यहाँ से। ओके परफेक्ट। यहाँ पे एक बनाते हैं न्यू फाइल, index.php। ठीक है। एंड index.php के अंदर यहाँ पे हम लोग अपना PHP का कोड लिखेंगे। तो सिंटेक्स का है PHP, इसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे हमारा उसको PHP कोड बोलेंगे। तो हमको देखना है कि किस तरीके से हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, है ना। तो टुडे वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग डिफाइन फंक्शन का। डिफाइन के अंदर आपको नाम देना है वेरिएबल का, जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पे पाई। एंड इसकी वैल्यू जो भी रखनी है वो रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा भाई 3.141 जो भी वैल्यू है ये हम लोगों ने रखी। अगर थर्ड जो पैरामीटर था वो था केस सेंसिटिव के लिए, तो अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी 3.141, तो ये इसको हम लोग एक्सेस करते हैं, मतलब इको कर देंगे। और इको में मैं यहाँ पे कैपिटल पाई से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। इसको रन कैसे करेंगे ब्राउजर पे, तो आपको ब्राउजर पे जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फाइल को एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे। एंड लोकल होस्ट की जगह ना आपको अपना जो फोल्डर का नाम था प्रोजेक्ट का वो नाम देना। तो मैंने कहा था यहाँ पे ब्लॉग BLOG ब्लॉग अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ठीक है। इस तरह से स्लैश अपनी फाइल का नाम क्या था, index.php। एंड देन एंटर करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या दे रहा है हमको, एक इधर है फैटल एरर अनकैच एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट पाई, मतलब केस सेंसिटिव है, इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे जैसा हम लोगों ने वहाँ डिफाइन किया है ना कांस्टेंट, हमको वैसे ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा। अगेन इसको वहाँ पे आके चेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको 3.141 जो हम लोगों ने वहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट किया था। साथ के साथ अगर हम इसे इन केस सेंसिटिव क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला के आपको लिखना करना पड़ेगा डिफाइन ट्रू, TRUE। जैसे आप ट्रू लिखते हैं देन इसको आप दोनों केस में एक्सेस कर पाएंगे, स्मॉल केस में भी और कैपिटल केस में। अगेन इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इग्नोर सिंस डिक्लेरेशन हम लोगों ने कॉम्पोनेंट लगाया तो है 3.141 ट्रू। क्या दिखा रहा है, लाइन नंबर 5 सेमीकोलन। हिट करते हैं, अब चेक करते हैं। फाई इज नॉट डिफाइंड, इसको मूव नहीं कर सकते कैसा।
जी हाँ कर सकते हैं, दोनों केस में कर सकते हो आप, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो मैं एक मिनट चालू करता हूँ फिर। हाँ, अब जैसे मुझे स्ट्रिंग वैल्यू कोई करनी है क्रिएट, तो कैसे करेंगे? डिफाइन लिखना है आपको। डिफाइन के साथ जैसे मैंने दे दिया भाई नेम, एंड यहाँ पे मैं नेम एक कांस्टेंट वैल्यू बनाना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया एजुकेशन फॉर नेशन। ठीक है, अब मुझे ये नेम करना है एक्सेस, तो यहाँ पे मैं इसको नेम करता हूँ इको, इको में क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पे? नेम प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब नेम प्रिंट कराया, देन इसको हम लोग पेज को करते हैं रिफ्रेश यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। अब हमको पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते? अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, नेम में लिख दिया फोकस ऑन एजुकेशन टू डेवलप द नेशन, इस तरीके से मैंने अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करी, देन यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसके इसमें क्या दे देगा हमको ये? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार ये भी लगा के देख लेता हूँ, अगर लाइन की एरर रहेगा तो इसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल है, और ये बताया था हमने आपको कि कांस्टेंट वेरिएबल को इनसाइड द मॉडल आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। कहाँ पे? इसी में डिफाइन करते हैं। डिफाइन में अगर हम लोग लिखते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन बनाया डबल स्कोर्स के अंदर कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसकी बात ऐसे करते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। ठीक है, अभी क्या देगा? वार्निंग, कांस्टेंट नेम ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, तो ये पहले से डिफाइंड है, इसकी आप सेम नाम से एक नया वेरिएबल, सेम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनलिटी थी कांस्टेंट की, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है। ठीक है, ट्रू फॉल्स पहले सपोर्ट करता था, अब सपोर्ट नहीं करता है, इसको डेप्रिशिएट कर दिया गया है। ठीक है, इससे तो भी आपको इसका नहीं था कि इसको केस सेंसिटिव बनाना। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो केस सेंसिटिव होता है, अगर उसे आप इन केस सेंसिटिव बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते थे? थर्ड वेरिएबल ट्रू यूज कर सकते थे। सेव करते हैं इसको, और देखना आप यहाँ पे एक वार्निंग देगा हमको अच्छी खासी थी, दे लेना आर्गुमेंट 3 केस insensitive is ignored since declaration of case insensitive constant is no longer supported। ठीक है, इसको अब सपोर्ट नहीं करते। तो यानी इतना रहने देते हैं, फिर आगे टॉपिक करते हैं। नो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अर्थमेटिक एंड मैथ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जनरली हमको सब कुछ पढ़ रखा है पहले भी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैथ फंक्शंस क्या होते हैं या मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बट फिर भी हम लोग पीएचपी पढ़ रहे थे, एक बार देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दोज आर यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस। तो ये कुछ इसके सिंबल्स हैं, जैसे प्लस हो गया हमारा, जिसको मीनिंग एडिशन होता है। एग्जांपल में जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कराएंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा 6। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस में आपको पता है कि क्या मिलने वाला है हमको? इसमें रिमाइंडर मिलने वाला होता है। तो ये कुछ बेसिक से हमारे ऑपरेटर्स हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, बस एक बार देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे चलते हैं ना। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग इको में, इको मैंने यहाँ लिखा 10+5। अब 10+5 लिखा है यहाँ पे, तो हमको क्या मिलने वाला है आउटपुट यहाँ पे? इसको यहाँ पे रन करेंगे इसको, और रिफ्रेश करेंगे पेज, तो यहाँ पे हमको 50 मिलेगा। सेम चीज अगर आप वेरिएबल में डिक्लेयर करके आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं वेरिएबल? डॉलर लगाना है, देन आपको यहाँ पे उसका नाम देना है, एंड जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10। इसी तरीके से $, num2, एंड यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 5, एंड इसको आप यहाँ पे सम कराना है, तो $num1 प्लस $num। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा पाएंगे। इसको देखते हैं आउटपुट हम लोग, सेम हमको आउटपुट मिलने वाला है।
अच्छा, इसके अलावा एडिशन के साथ साथ अगर आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं ये भी आप करा सकते हैं। जैसे मुझे माइनस करना है तो num1 माइनस num2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से हमको मिलने वाला है 5। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कराना है तो स्टार लगा दीजिए आप, यहाँ से मिलने वाला है हमको 50। इसी तरीके से अगर आपको मॉडुलस निकालना है, देन अगर मैं आपको num1 को डिवाइड करूँ num2 से, तो कितना रिमाइंडर मिलने वाला है हमको यहाँ पे 0। ठीक है, तो रिमाइंडर मिलेगा हमको यहाँ पे 0। सेव नहीं कर सकते, यहाँ पे सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको रिमाइंडर 0। अगर आपको कंप्लीट डिवीजन करना है देन यहाँ पे हम लोग स्लैश ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और यहाँ मिल जाएगा हमको 2। ये कुछ हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी में वो है हमारा मैथ फंक्शंस। तो मैथ फंक्शंस हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा पाएंगे। तो पीएचपी हमको लॉट्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन कराता है प्रोवाइड, जिसमें से हमारा पहला आता है एबीएस। एबीएस यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरीके से ए कॉस आर कोसाइन वैल्यू निकालने के लिए, ए कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन के लिए असाइन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, अकॉर्डिंग टू इनको क्या कर पाएंगे हम लोग यूज कर पाएंगे। जैसे बेस अंडरस्कोर कन्वर्ट, कन्वर्ट अ नंबर बिटवीन आर्बिट्री बेसिस, इसके साथ बिन डेक मतलब बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरीके से सील राउंड फ्रैक्शंस अप, कॉस कोसाइन के लिए कोस एच हाइपरबोलिक कोसाइन, डेक बाइंड डेसिमल टू बाइनरी, डेक हेक्स डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेक ऑट डेसिमल टू ऑक्टल वैल्यू, एंड डिग्री रेडियन मतलब कन्वर्ट द नंबर इन डिग्री टू रेडियन इक्विवेलेंट। इसके बाद ई एक्स पी कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ ई, मतलब ई की पावर जो होती है ना 10 टू द पावर, उसके केस में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ई एक्स पी एम आई मतलब रिटर्न्स एक्सप्रेशंस, और जो भी आप नंबर पास करेंगे इसके अंदर उसमें से 1 को माइनस करके आपको ये रिटर्न करके देगा। साथ के साथ फ्लोर वैल्यू निकालनी है आपको, तो राउंड फ्रैक्शन से डाउन। उसके बाद एफ मोड, ये अब देख लीजिएगा कि कौन कौन सी मेथड्स हैं हमारे, जैसे इज इनफाइनाइट है, इज इनफाइनाइट और इज नन, 1 cg, log 10 की वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू है मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जनरली हम लोग कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, जैसे मैक्स वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू क्या है, एम टी अंडरस्कोर गेट रैंड मैक्स वैल्यू क्या है, एम टी अंडरस्कोर रैंड मतलब रैंडम नंबर अगर निकालना है आपको तो। उसके बाद ऑक्टेक्स ऑक्टल टू डेसिमल पाई वैल्यू की गेट करनी है, नहीं करना आपको, पावर निकालना है किसी भी नंबर का, तो आप इजिली निकाल पाएंगे। तो ये से हमारे पास मल्टीपल्स क्या हैं, ये मेथड्स हैं। तो कुछ मेथड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो और बाकी सारे आप यूज करना सीख जाएंगे। सारे तो यूज नहीं करते हम लोग, बट जो मेन मेन मेथड है वो हम लोग यूज कर पाएंगे। सो चलो उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैथ फंक्शन देखेंगे, तो जो कोड लिखा हुआ पहले से उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग एक कमेंट बनाते हैं मैथ फंक्शंस। ठीक है, तो मैथ फंक्शन पढ़ेंगे तो पहला मैं दिखा रहा हूँ आपको इको के अंदर एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी मतलब अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है देन आप यहाँ पास कर सकते हैं। इसमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे आपको 9 का स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं और देखो कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आपको पावर निकालनी है किसी भी नंबर की तो उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, इको पी ओ डब्ल्यू। तो पावर निकाल, जैसे मुझे 10 की पावर निकालनी है 2, 10 टू दी पावर 2, क्या आंसर आएगा यहाँ पे 100। ठीक है, सो जनरली इसी तरीके से हमको यूज करना है। अब जैसे जैसे हमको नीड पड़ेगी बिल्ट इन फंक्शन की वहां पे यूज कर लेंगे हम लोग। आप सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 बनाए वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे बनाया num1, यहाँ लिखा मैंने 100। इसी तरीके से डॉलर num2 मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया भाई 500। ठीक है, अब मुझे ना मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। एंड मैक्स फंक्शन के अंदर जो भी आप नंबर पास करेंगे ना, इसमें जैसे मैंने नम पास कर दिया कॉमा num2 पास कर दिया, डॉलर लगाना पड़ेगा आप मुझे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा,
चेक करेगा कि जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करके आपको दे देगा। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे हमको, मतलब 500। ठीक है। इसी तरीके से आप मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे मैक्स का यूज कर लिया हम लोगों ने। अगर मिन निकालना है आपको, मैं इसको यहीं पे कमेंट करके इसके आगे ई को मैं मिन यूज करके यहाँ पे हम लोग मिन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाता हूँ, num1 कॉमा डॉलर साइन num2। सेव करते हैं इसको हम लोग और अगेन इसको रन करेंगे हम लोग। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी आपको वो देखने को मिलेगी, यहाँ पे 100। क्लियर इसी आपको। तो सारे के सारे फंक्शन ऐसे यूज करने हैं आपको, और उसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात है नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग अब। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को आप असाइन कराते हैं तो वो ऑपरेटर कहलाता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये दिखता है एज इट इज इक्वल वैल्यू की तरह। जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया वेरिएबल्स प्राइस नाम का, और यहाँ पे इक्वल लगा के मैंने लिखा 25.36। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इक्वल का साइन, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। सो जनरली इसका यूज करते हैं हम लोग किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ यहाँ बताया गया है कि कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन भी हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं आप प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने एम में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एम की वैल्यू 10 लेके चलते हैं हम लोग, और मैंने यहाँ पे किया m+10। तो m में आप 10 ऐड करो मतलब 20, और 20 किसमें साइन कर दो आप, m नहीं कर दो। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे माइनस इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू हो गया। इसका मीनिंग होता है कि सेम वेरिएबल से आप क्या करो, कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू को माइनस करके और सेम वेरिएबल के अंदर आप उस वैल्यू को असाइन करा दो। जैसे m की वैल्यू में m की जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करो, और सेम वैल्यू के अंदर आप उसे असाइन कर दो। तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरीके से ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल डॉलर num1 इक्वल टू 100, इस तरीके से डॉलर num2 इक्वल टू 500। ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वल का साइन ये क्या लगेगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इको के अंदर ध्यान देना, इको, या फिर यहीं पे कर लेता हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर, सॉरी, num1 के अंदर मैंने यहाँ पे कितना ऐड कर दिया, num1 प्लस 50। तो अगर मैं यहाँ पे num1 की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, मैं डॉलर num1 की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो कितना आंसर आने वाला है यहाँ पे, 150। ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कुछ गलत लिख दिया क्या, अच्छा हाँ डॉलर साइन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कितना हो गया, 150 हो गया हमारा। अच्छा, तो सेम लाइन को हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग कंबाइन असाइनमेंट फंक्शनलिटी को यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे नंबर लिखना है, और ऐड करना चाहते हो आप सेम नंबर के अंदर तो प्लस लगा के आपको इक्वल लगाना है, और जो भी नंबर आपको ऐड करना है वो नंबर लिख दिया यहाँ पे। जैसे मुझे इस num1 में 50 ऐड करना है और num1 के अंदर ही मुझे वैल्यू असाइन भी करानी है, तो आप सेम लाइन को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अब ये एडिशन के लिए हो गया, सेम आप यूज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉडुलस के लिए एंड सो ऑन। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ एडिशन का देख लिया हम लोगों ने, अब देख लेंगे इसका हम लोग किसका, सब्ट्रैक्शन का, माइनस। ठीक है। तो अब इसको कमेंट करता हूँ। तो अभी कितना बचेगा नंबर के अंदर, नंबर में से हमने 50 माइनस कर दिया तो नंबर की वैल्यू कितनी थी 100, 100 में से 50 गया 50, और 50 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमको 50। तो इसी लाइन को हम लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं
बट यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह हमको माइनस करना पड़ेगा। सेव करते हैं इसको हम लोग और रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। साथ के साथ जैसे मैंने यहाँ पे 50 की जगह 40 कर दिया, तो अब कितना बचेगा 60। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 ना। अगर मुझे अब आगे के देखने ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी जगह में यहाँ पे प्लस की जगह क्या करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा लेते हैं और यहाँ पे प्लस की जगह पे स्टार। अब बताइए कितना आंसर हो जाएगा भाई, 100 इंटू 50 5000। तो मैं इसको पहले कमेंट कर लेता हूँ, देन इसको दिखाता हूँ। तो 5000 हो गया हमारा। अब सेम लाइन अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से करना है, देन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 30 का, तो जाएगा हमारे यहाँ पे 3000। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लेना जे वी ऑपरेटर थे हमारे, क्योंकि ये हम सब पहले से भी जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम हम लोग अपना खराब नहीं करने वाले। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कंडीशन के बेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को। तो इट इज यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल और ट्रू। तो जब भी कोई भी हम लोग ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और वो इंस्ट्रक्शन तभी आपकी एग्जीक्यूट होंगी जब वो या तो कंडीशन फुलफिल हो या फिर आपकी कंडीशन ट्रू हो। तो सिंटेक्स इसका है सेम, इफ लिखना है आपको, देन यहाँ पे कंडीशन या फिर एक एक्सप्रेशन देना है, then उसके बिहाफ पे यहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपको याद रखना है कि इफ मोर देन वन स्टेटमेंट, मतलब अगर आपकी एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो भी आप सेम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपकी एक स्टेटमेंट है देन आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप इस तरीके से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट में आप चाहो तो इसको, जो आपने इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे ओपन किया है ना, आप चाहो तो यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकते हो एंड इफ से। साथ के साथ यहाँ पे है देखो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब आपको पता है कि if statement inside another if statement is it is known as nested if statement। सो जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है देन हमारा क्या चलेगा यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और इसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने एक और कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती है हमारी तो इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड नाउ फिर सेम हमने एक और कंडीशन अप्लाई करी, और यहाँ पे भी अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने दो कंडीशन लगाई है ना, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, मैं मेरा एरो कहाँ गया, हायरा, कंडीशन नंबर 1 एंड यहाँ पे कंडीशन नंबर 2, ये दोनों को दोनों हमारी कंडीशन किसके अंदर आ रही है, आउटर इफ के अंदर। ठीक है, लेकिन ये इफ एंड ये वाला इफ दोनों को दोनों क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली अभी। ठीक है, तो सेम आप कुछ तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे आपने क्या लगाया यहाँ पे, कॉलन लगाया, मतलब पाइथन का सिंटैक्स पता है सबको। तो कॉलन लगाया, देन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा एंड इफ की हेल्प से। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे लिख के कर्ली ब्रैकेट लगाया, मतलब अगर आपने जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज किया तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अगर आपने पाइथन का सिंटैक्स यूज किया तो आपको यहाँ पे एंड इफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो इस पे लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। वहाँ पे लाइन के एंड तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, एक मैंने जैसे एज लगाई, मैंने एक बनाया वेरिएबल किस नाम से, एज नाम का, मैंने यहाँ पे दे दी एज इसकी 90। ठीक है, और मैं कंडीशन लगाई कि अगर इस बंदे की एज डॉलर एज ग्रेटर देन है कितनी 18, तो आप क्या करो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखा दो इको डबल कोट्स के अंदर दिस पर्सन इज
एलिजिबल फॉर बोर्ड, है ना। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रॉपर आंसर आ रहा है ना। अगर मैं इसकी कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई कितना, 50 कर दिया, सॉरी 50 से 2 हो जाएगी, मैंने 15 कर दिया या 16 कर दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमको कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो। साथ के साथ अगर आपको सेम इफ स्टेटमेंट पाइथन के सिंटेक्स में लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इफ लगाया आपने एंड यहाँ पे आपने कंडीशन दी $एज एंड ग्रेटर देन 18, और आपको कॉलन लगाना है एंड यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एंड करना पड़ेगा, एंड इफ करना पड़ेगा इस तरीके से। चलते हैं ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स है हमारी। अगर मैं इसकी यहाँ पे 20 कर देता हूँ या 40 कर देता हूँ, 40 करने के बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं देन आप देखेंगे दिस पर्सन इज अवेलेबल फॉर। तो हाँ, अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक एंड हटाते हैं यहाँ से और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, ये सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे यूज नहीं किया आप लोग, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्लियर। तो दो तरीके हैं, दो सिंटैक्स हैं आपको यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के, विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, विद द हेल्प ऑफ कॉलन। बट डिफरेंस यही है कि आप अगर कॉलन यूज करते हैं तो आपको एंड करना पड़ेगा इसको, और अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पे एंड इफ कंडीशन को एंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अगर पाइथन वाले सिंटैक्स में if के अंदर एक और if डालना हो, हाँ डाल सकते हैं आप यहाँ। की जरूरत पड़ेगी हाँ बिल्कुल पड़ेगी, इसी में ही या लास्ट में? दोनों, हर एक if के लिए एंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जितने भी if लगाएंगे। तो ये क्लियर हो गया गौरव आपको। ओके, सो अभी क्या करना है आपको, अभी हमारी मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी 10 मिनट में। तो आप क्या करो, सेम लिंक से दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इसमें इतने रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।